गुड मॉर्निंग क्लास। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से आज मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ, स्वास्थ्य शिक्षा। इसमें हमारा टॉपिक वही कंटिन्यू चल रहा है जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता रही थी, संक्रामक रोग के बारे में। तो आज हम जानते हैं संक्रामक रोग की विशेषताओं के बारे में, जो सामान्य विशेषताएं होती हैं। तो जैसा कि आप फर्स्ट बोर्ड पे फर्स्ट हेडिंग लिखी हुई हमारी संक्रामक रोग की विशेषताएं, आप चाहें तो इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसमें पॉइंट्स बाय पॉइंट्स मैं आपको समझाती जाऊँगी इसकी विशेषताएं। तो इसकी पहली विशेषता होती है कि सभी प्रकार के संक्रमण रोग विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु के कारण ही होते हैं। जैसे खसरे के जीवाणु से सदैव खसरा ही होता है और डिप्थीरिया के जीवाणु से सदैव डिप्थीरिया। मतलब इसमें एक विशेषता पाई जाती है कि हर रोग के अलग अलग जीवाणु पाए जाते हैं जो सूक्ष्म होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। यदि खसरा का जीवाणु है, यदि वो आपके पास आप बैठ जाता है, आपको काट लेता है या आपके अंदर चला जाता है तो उससे आपको खसरा ही होगा। डिप्थीरिया का जीवाणु है, यदि वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उससे आपको डिप्थीरिया ही होगा। जीवाणु शरीर में प्रवेश करने के बाद एक से अनेक हो जाते हैं और एक प्रकार का विष उत्पन्न करते हैं। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो जीवाणु होते हैं, यदि हमारे शरीर में एक जीवाणु प्रवेश करता है तो एक से अन्य हो जाते हैं, लेकिन वो अन्य अलग अलग प्रकार का विष उत्पन्न नहीं करते हमारे शरीर में, वो एक समान ही विष उत्पन्न करते हैं। यह विष जीवाणुओं के प्रकारानुक्रम भिन्न भिन्न प्रकार का होता है और रक्त के द्वारा समस्त शरीर में व्याप्त हो जाता है। यह विष शरीर में रोग के विशेष लक्षण प्रकट करता है। तो ये हो इसकी पहली विशेषता। दूसरी है कि वे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को लग जाते हैं और प्रत्येक संक्रामक रोग की पहली दशा उद्भवन काल होती है। उद्भवन काल में रोग के लक्षण प्रकट नहीं होते और यह पता नहीं लगता कि व्यक्ति को किस रोग का संक्रमण हो गया है। जीवाणु शरीर में अपनी शक्ति और संख्या बढ़ाने में व्यस्त रहते हैं। इस स्थिति में कोई कुप्रभाव नहीं होता। जब कोई जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर चुका होता है तो उसके शुरुआत में लक्षण दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो इस चीज़ में व्यस्त रहता है कि वो अपने जीवाणुओं की संख्या कैसे बढ़ाए, शरीर में विष धीरे धीरे कैसे फैलाए और जीवाणुओं को और शक्तिशाली कैसे बनाए। जब वो इस चीज़ में व्यस्त रहता है तो रोग का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता शुरुआती में। उद्भवन काल अलग अलग रोगों में अलग अलग होते हैं, किंतु प्रत्येक रोग का अपना उद्भवन काल लगभग निश्चित है। हर बीमारी का एक शुरुआती लक्षण अलग अलग तरीके, किसी बीमारी का 8 दिन में ही लक्षण दिखाई देने लगते हैं, किसी के 1 महीने में दिखाई देते हैं, किसी के तुरंत ही दिखाई देने लगते हैं। अनेक प्रकार के ज्वरों में उद्भवन काल में ही रोग का संक्रमण दूसरे व्यक्ति पर हो सकता है। उसमें रोग के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। उद्भवन काल के बाद संक्रमण काल में रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं और रोगी अस्वस्थ अनुभव करता है। उसके सर में दर्द रहता, बुखार आ जाता, गले में दर्द भी हो सकता है या चर्म में लाल दाने हो जाते हैं और रोग के लक्षण कुछ समय तक धीरे धीरे गंभीर हो जाते हैं। उनका अंत या तो रोगी की मृत्यु में होता है या वह जीवाणु विरोधी तत्वों प्रतिजीव विष, जिसको एंटीटॉक्सिन्स के द्वारा जीवाणुओं को परास्त करने में सफल होता है और रोग की संकटमयी दशा समाप्त हो जाती है। फिर भी रोग के प्रभाव पर्याप्त दिनों तक चलते रहते हैं और जीवाणुओं के परस्पर संघर्ष से शरीर अत्यंत क्षीण हो जाता है। स्वास्थ्य लाभ में पर्याप्त समय लगना आवश्यक है। कभी कभी रोग का आक्रमण पुनः लौटकर हो जाता है, जिसे पुनरावर्तन कहते हैं। एक विशेषता इसकी होती है कि प्रत्येक रोगी की एक निश्चित अवधि होती है, मतलब उस रोग की एक निश्चित अवधि होती है कि रोग कितने समय तक हमारे रोगी के शरीर में रहेगा। साधारण एक संक्रामक रोग एक व्यक्ति को एक ही बार होता है, क्योंकि रोग के एक आक्रमण के बाद शरीर प्रतिरक्षण क्षमता प्राप्त कर लेता है, किंतु डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा इस सामान्य रोग नियम के प्रमुख अपवाद होते हैं। तो ये हो गई हमारी संक्रामक रोग की विशेषता।
विशेषताएं। अब हमारी इसमें जो सेकंड हेडिंग है आप बोर्ड पे देख रहे हैं लिखी हुई, संक्रामक रोग के सामान्य लक्षण, कॉमन सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन डिसीज, मतलब संक्रामक रोग के सामान्य लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं। यदि हम किसी रोग से संक्रमित हो जाते हैं तो उसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, फर्स्ट हेडिंग लिखी हुई है हमारी, ज्वर एवं ताप क्रम का बढ़ना। ज्वर एवं ताप क्रम का बढ़ना ये उसका पहला लक्षण होता है। ताप क्रम के बढ़ने के कारण जीव विष का उत्पन्न हो जाना है, जो कि शरीर को ताप उत्पादक तथा ताप निष्कासन व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देता है। यदि आपको बुखार आ जाए तो आप समझ लीजिए कि जीव ने अपना विष हमारे शरीर में फैलाना शुरू कर दिया है। सेकेंड हेडिंग जो आप देख रहे हैं वो है कपकपी होना। तो संक्रामक रोग की शुरुआत होने का एक प्रारंभिक लक्षण कपकपी भी होता है। रोगी को बड़ी ठंडी लगती है, उसे अत्यधिक बुखार भी आ जाता है। थर्ड हेडिंग जो है आप हमारी वो देख रहे हैं, त्वचा पर छोटे दाने हो जाना। चर्म पर लाल छोटे छोटे दाने हो जाना भी रोगी का एक प्रकट लक्षण होता है। चर्म में सक्रियता की कमी और श्वेत ग्रंथियां तथा शरीर के अन्य भागों में एकत्रित व्यर्थ पदार्थ को निष्कासित करने का प्रयास इसका कारण होता है। नेक्स्ट इसकी लास्ट फोर्थ हेडिंग है हमारी, संक्रामक रोगों के लक्षण की पीड़ा। तो बालकों में अस्वस्थता, गले की खराबी, सिर दर्द आदि भी संदेह उत्पादक लक्षण होते हैं। तो ये हो गए हमारे संक्रामक रोगों के सामान्य लक्षण। अब हम आपको बताते हैं जो न्यू हेडिंग है, संक्रमण का निरोधन या नियंत्रण, कि संक्रामक रोगों को किस तरीके से हम इसका रोक सकें, किस तरीके से इसको नियंत्रण कर सकें। तो इसको कई वर्गों में विभाजित किया गया, अलग अलग तरीके से हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग जो है वो है हमारी सूचना, नोटिफिकेशन। मैं बता देती हूँ आपको कि सभी संक्रामक रोगों की सूचना चिकित्साधिकारी को देनी चाहिए ताकि वह उनके निरोधन के लिए प्रयास कर सके। अगर आपको कोई भी संक्रामक रोग के लक्षण जरा भी दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से जाकर संपर्क करें और अपने हर छोटे से छोटे लक्षण की जानकारी डॉक्टर को दें, तब जाके डॉक्टर उसको समझ सकेगा, सुन सकेगा और उसका निरोधन कर सकेगा। सेकेंड हेडिंग जो है हमारी वो है पृथक्करण। प्रकरण में चिकित्साधिकारी को रोगी की सूचना मिलने के बाद यह देखना चाहिए कि रोगी स्वस्थ व्यक्तियों से उचित रूप से पृथक कर दिया जाए। रोगी से दूषित मकान के सभी बच्चों को विद्यालय से उस समय तक पृथक कर देना चाहिए जब तक कि उनके द्वारा विद्यालय में रोग के संक्रमण हो जाने का भय समाप्त नहीं हो जाता। थर्ड हेडिंग है इसमें हमारी प्रतिरक्षण, इम्यूनिसेशन। टीका और सुई लगवाने से कई रोगों के प्रति प्रतिरक्षता उत्पन्न की जा सकती है और रोगों को फैलने से रोका जा सकता है। लास्ट हेडिंग इसकी हमारी संरोधन या निरोधन काल, क्वारंटाइन पीरियड जिसे कहते हैं। तो उन व्यक्तियों की जो किसी संक्रामक वातावरण में रह चुके हैं और जिनको संक्रमण लग जाने का संदेह है, उन्हें उस रोग के उद्भवन काल की विशेष अवधि तक सबसे अलग रखना चाहिए और उनका निरीक्षण करते रहना चाहिए। अवधि के बाद या बीच में ही इस रोग के लक्षण स्पष्ट हो जाएंगे या संक्रमणता से मुक्ति मिल जाएगी। जैसा ये हेडिंग है संरोधन या निरोधन, क्वारंटीन पीरियड। इसमें ये होता है जैसा कि अभी आपने देखा हो कोविड टाइम में जिसको कोरोना हो रहा था तो उनके लिए क्वारंटाइन कर दिया जा रहा था, मतलब अन्य व्यक्तियों से एक अलग जगह उनको रखा जा रहा था सेफली। ऐसा ही इसमें होता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ से संक्रमित हो गया है तो उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए अन्य व्यक्तियों से अलग कर दिया जाता है। उसकी देख रेख, उसकी दवाइयाँ सब उसी तक पहुंचाई जा सकती हैं। तो इससे ये होता है कि या तो संक्रामक रोग के लक्षण धीरे धीरे कम होने लगते हैं या बिल्कुल ही उस व्यक्ति को उस रोग से मुक्ति मिल जाती है।
तो ये हो गए हमारे संरोधन या निरोधन काल की हेडिंग। तो जो हमारी जो हेडिंग चल रही थी संक्रमण का निरोधन या नियंत्रण, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ निसंक्रमण क्या है। डिसइंफेक्शन, तो निसंक्रमण में अभिप्राय जीवाणुओं के समूल नाश से है। निसंक्रमण के लिए जिन तत्वों का उपयोग होता है उन्हें निसंक्रामक तत्व कहते हैं। निसंक्रामक पदार्थ जैसे गंध निवारक या प्रतिविषरोधी तत्वों से भिन्न है। गंध निवारक पदार्थ केवल दुर्गंध को दूर करता है और इसका जीवाणुओं पर कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन प्रतिविषरोधी तत्व जीवाणुओं के विकास और वृद्धि को केवल रोक देता है। जैसे बता दूं, फिनाइल पदार्थ गंधक निवारक होता है। टिंचर, आयोडीन, मर्क्यूम आदि प्रतिविरोधी होते हैं। निसंक्रमण क्या होता है, जो रोगी को जैसे कोरोना टाइम में और अब भी हम सैनिटाइज़र यूज कर रहे हैं, तो वो किस लिए यूज कर रहे हैं कि हम अपने ये संक्रामक से बच सकें, उसके जीवाणु हम तक ना आ सकें। अगर हमारे हाथ में अगर वो जीवाणु हमारे पास है तो सैनिटाइज करने से वो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं या वो कमज़ोर पड़ते जाते हैं, जिससे वो हम पर हमला नहीं कर पाते। ऐसे ही निसंक्रमण है, तो निसंक्रमण पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहले तो होते हैं गंध निवारक और दूसरे होते हैं प्रतिविषरोधी। जो गंध निवारक होते हैं उनका काम होता है सिर्फ बदबू को हटाना, लेकिन जो प्रतिविषरोधी होते हैं इनका कार्य होता है कि जीवाणुओं को कमज़ोर करना, उनकी अगर वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो उनकी वृद्धि विकास को रोकना और धीरे धीरे उनको ख़त्म करते जाना। तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो मैंने बता दिया निसंक्रमण क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में, न्यू वीडियो में मैं लेके आऊँगी आपको निसंक्रामक तत्व के बारे में और कुछ सामान्य संक्रामक रोग के बारे में मैं आपको न्यू वीडियो में जानकारी दूँगी।